राजस्थान की धरती हमेशा से वीरों की भूमि रही है। तलवारों की खनक, महलों की भव्यता और स्त्रियों की शौर्यपूर्ण गाथाएं यहां की पहचान है। इन्हीं कथाओं में सबसे चर्चित है चित्तौड़गढ़ किला और उसकी रानी पद्मावती, जिन्हें लोक कथाओं में पद्मिनी भी कहा जाता है। लेकिन इतिहास की यह गाथा केवल शौर्य और बलिदान की कहानी नहीं है। इसमें छिपे हैं रक्तरंजित युद्ध, काली रातें और वो चीखें जो आज भी चित्तौड़गढ़ की दीवारों से टकराकर गूंजती हैं। लोग कहते हैं कि जौहर कुंड के पास आज भी अजीब सी परछायां दिखाई देती हैं। कहीं से औरतों की करुण चीखें सुनाई देती हैं, तो कहीं अचानक ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। इस किले की वीरता जितनी प्रसिद्ध है, उतनी ही भयावह दास्तानें भी इसकी रगों में बसी है। आइए हम आपको ले चलते हैं उस काल में जब राजस्थान की इस धरती पर इतिहास लिखा जा रहा था, रक्त से, अग्नि से और आंसुओं से। चित्तौड़गढ़ किले का इतिहास। चित्तौड़गढ़ किला भारत के सबसे विशाल और ऐतिहासिक किलों में से एक है। यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है और इसकी पहचान है इसका 13 किलोमीटर लंबा घेरा और 700 एकड़ में फैला क्षेत्रफल। यह किला केवल पत्थरों से बना ढांचा नहीं है, बल्कि यह वीरता, बलिदान और दर्द का साक्षी। कहा जाता है कि इस किले की नींव 7वीं शताब्दी में मौर्य शासकों ने रखी थी। बाद में यह गहलोत राजवंश और फिर मेवाड़ की सिसोदिया वंशावली के पास रहा। इतिहासकार मानते हैं कि यह किला 3 बड़े जौहर और कई भयंकर युद्धों का गवाह है। इनमें सबसे प्रसिद्ध है 1303 ई का युद्ध, जब दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी इस किले पर चढ़ आया था। लेकिन इस युद्ध के पीछे कारण केवल सत्ता नहीं था, बल्कि एक रानी की सुंदरता की चर्चा भी थी, रानी पद्मावती। इतिहासकार मानते हैं कि यह किला 3 बड़े जौहर और कई भयंकर युद्धों का गवाह है। इनमें सबसे प्रसिद्ध है 1303 ई का युद्ध, जब दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी इस किले पर चढ़ आया था। लेकिन इस युद्ध के पीछे कारण केवल सत्ता नहीं था, बल्कि एक रानी की सुंदरता की चर्चा भी थी, रानी पद्मावती। किले की स्थापत्य और रहस्य। चित्तौड़गढ़ किले में 7 विशाल प्रवेश द्वार पोल है, जिनके नाम हैं पदन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, राम पोल, जौड़ला पोल, लखन पोल और त्रिपोलिया। किले में कई महल हैं। रानी पद्मिनी का महल, जिसे झील के बीच द्वीप पर बनाया गया था। राणा कुंभा महल, जो अपने रहस्यमयी तहखानों और गुप्त मार्गों के लिए जाना जाता है। कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ, जो मेवाड़ की शौर्य गाथा के प्रतीक है। लेकिन कहते हैं कि इन महलों के तहखानों और अंधेरी गलियों में आज भी अनजानी आवाजें सुनाई देती है। कुछ लोगों का दावा है कि जौहर के बाद जिन रानियों और महिलाओं ने अग्नि में प्राण त्यागे, उनकी आत्माएं आज भी भटकती हैं। रात को जब किला वीरान होता है, तो वहां से औरतों की रोने की आवाजें आती हैं। सुरक्षा गार्ड भी मानते हैं कि वे कई बार सफेद साड़ी में आकृतियां देख चुके हैं, जो अचानक कहीं गायब हो जाती है। रानी पद्मावती का परिचय। रानी पद्मावती का उल्लेख मुख्यतः मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत 1540 ई से मिलता है। हालांकि इतिहासकारों में इस कथा को लेकर मतभेद है, लेकिन राजस्थान की लोक कथाओं में पद्मिनी को एक साहसी, सुंदरी और सम्मान प्रिय रानी के रूप में याद किया जाता है। कहा जाता है कि वह सिंहल द्वीप, श्रीलंका की राजकुमारी थी और अपने सौंदर्य, बुद्धिमानी और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी। उनका विवाह मेवाड़ के राजा रतन सिंह से हुआ और वे चित्तौड़गढ़ आईं। उनकी सुंदरता इतनी अद्वितीय थी कि उसका वर्णन कवियों और भाटों ने ऐसे किया। उनकी आंखें कमल के समान थीं, चेहरा चंद्रमा जैसा उज्ज्वल था और उनका व्यक्तित्व इतना दिव्य था कि देखने वाला अभिभूत हो जाता। लेकिन कहते हैं, यही सुंदरता एक दिन चित्तौड़ की बर्बादी का कारण बनी। अलाउद्दीन खिलजी की नजर। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अपनी महत्वाकांक्षाओं और क्रूरता के लिए कुख्यात था। उसका साम्राज्य उत्तरी भारत तक फैल चुका था, लेकिन उसकी नजर हमेशा उन राज्यों पर रहती थी जो उसकी सत्ता को चुनौती दे दे। कहा जाता है कि जब अलाउद्दीन ने रानी पद्मावती की सुंदरता के बारे में सुना,
तो वह पागल सा हो गया। इतिहास और लोक कथाओं में दर्ज है कि पद्मावती केवल एक रानी नहीं थी, बल्कि सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी, और खिलजी ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह उसे हासिल करेगा। परंतु असली त्रासदी यहीं से शुरू होती है। पद्मावती का दर्शन कहानी है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह को संदेश भेजा कि वह केवल रानी पद्मावती का दर्शन करना चाहता है। रतन सिंह और उनके दरबारियों को यह मांग अपमानजनक लगी, लेकिन राजनीतिक चालाकी में उन्होंने यह तय किया कि सुल्तान को केवल आईने में झलक दिखाई जाएगी। चित्तौड़गढ़ के पद्मिनी महल की एक झील के बीच महल था, जहां से दर्पण में रानी की परछाई देखी जा सकती थी। खिलजी ने जब पहली बार रानी पद्मावती को दर्पण में देखा तो उसकी आंखों में वासना और पागलपन की लपटें जल उठीं। कहा जाता है उस पल महल के वातावरण में अजीब सी सर्द हवा चलने लगी थी, जैसे भविष्य का कोई संकेत हो। कुछ पहरेदारों ने महसूस किया कि जैसे दीवारों से कोई धीमी धीमी आवाजें आ रही हों। बर्बादी, विश्वासघात और कैद। खिलजी की आंखों में अब केवल एक ही ख्वाब था, पद्मावती को हर हाल में पाना। उसने छल से राजा रतन सिंह को बातचीत के बहाने अपने शिविर बुलाया और कैद कर लिया। यह घटना जब चित्तौड़ में फैली तो वहां का वातावरण शोक और भय से भर गया। रानी पद्मावती ने अपने बुद्धि और साहस से एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी विश्वसनीय दासियों और सैनिकों की मदद से एक चाल चली, जिसके तहत पालकी में सवार होकर वे सुल्तान के शिविर पहुंची। लेकिन वे वास्तव में दासियों और सैनिकों से भरी पालकियां थीं, जिन्होंने राजा को छुड़ाकर वापस किले में ला दिया। उस रात जब अलाउद्दीन के शिविर में यह सब हुआ तो कहा जाता है कई सिपाहियों ने अंधेरे में सफेद कपड़ों में किसी महिला को देखा, जो उनके सामने प्रकट होती और अचानक गायब हो जाती। कुछ ने तो यह तक कहा कि उस औरत की आंखें अग्नि जैसी लाल थीं और वह लगातार कह रही थी, तुम चित्तौड़ पर विनाश लाने वाले हो। युद्ध की शुरुआत रानी पद्मावती की इस चालाकी से अपमानित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी पूरी सेना के साथ चित्तौड़गढ़ पर हमला बोल दिया। साल था 1303 ई। खिलजी की सेना चारों ओर से किले को घेर चुकी थी। महीनों तक घेराबंदी रही। किले में राशन और पानी की कमी होने लगी। रात होते ही किले की दीवारों के पीछे से लोगों को अजीब आवाजें सुनाई देती, ढोल की थाप, औरतों की रोने की चीखें और तलवारों के टकराने की गूंज। सैनिक आपस में कहते, ये आवाजें दुश्मन की नहीं, ये तो हमारे ही भविष्य की आहटें हैं। भयावह रात्रि। एक रात अचानक किले में आग सी फैल गई। लोग दौड़ते हुए देखे कि महल के आंगन में बिना किसी कारण दीपक अपने आप जल उठे। किले के पुरोहित ने कहा, ये संकेत है कि चित्तौड़ रक्त से लाल होने वाला है। सैनिकों ने कसम खाई कि चाहे प्राण जाएं, लेकिन रानी पद्मावती और चित्तौड़ का सम्मान सुरक्षित रहेगा। परंतु किस्मत ने उनके लिए और भी भयावह दृश्य लिख रखे थे। युद्ध का भीषण रूप। 1313 ई में जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को चारों ओर से घेर लिया तो धीरे धीरे स्थिति भयावह होती गई। किले के भीतर अनाज और पानी खत्म होने लगा। भूख और प्यास से बच्चे तड़प रहे थे। सैनिक कमजोर हो रहे थे, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। राणा रतन सिंह ने अपने सेनापतियों के साथ अंतिम सभा बुलाई। सभा में गूंजती आवाज थी, हम तलवार की आखिरी सांस तक लड़ेंगे और यदि मारे गए तो हमारी रानियां और माताएं जौहर करेंगी। चित्तौड़ की आन बची रहनी चाहिए। उस रात किले की दीवारों के पास से दुश्मन की सेना के ढोल और नगाड़ों की आवाजें आ रही थीं, लेकिन कहते हैं साथ ही साथ करुण चीत्कार भी सुनाई देते थे, जो किसी इंसान के नहीं लगते थे। ऐसा लगता था कि खुद किला भविष्य का दर्द बयां कर रहा हो। जौहर की तैयारी। अंततः वह काली घड़ी आ गई। चित्तौड़ के वीरों को समझ आ गया था कि अब दुश्मनों की संख्या इतनी अधिक है कि जीत असंभव है। रानी पद्मावती ने राजमहल में सभी रानियों और स्त्रियों को बुलाया। हजारों स्त्रियां छोटे बच्चों के साथ उस महल में एकत्रित हुईं। सबके चेहरे पर भय और पीड़ा थी, लेकिन आंखों में दृढ़ संकल्प। रानी पद्मावती ने सबके सामने कहा, हमारे पतियों की तलवारें आखिरी सांस तक चलेंगी,
परंतु हम खिलजी की कैद में अपमानित नहीं होंगी। हम जौहर करेंगे। यही हमारी आन बान की रक्षा का मार्ग है। ये कहते ही मानो महल की दीवारें भी कांप उठीं। कुछ औरतों ने दावा किया कि उन्होंने उसी समय ऊपर छत पर सफेद साड़ी में खड़ी एक औरत को देखा, जिसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि आग टपक रही थी। उसकी फुसफुसाहट थी, तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अग्नि का सागर। जौहर कुंड महल के पास एक विशाल अग्निकुंड तैयार किया गया। लकड़ियों और घी से अग्नि प्रज्वलित हुई और वह ज्वालाएं इतनी ऊंची उठीं कि आसमान तक छूने लगीं। हजारों महिलाएं छोटे बच्चों को गोद में लेकर उस अग्निकुंड की ओर बढ़ने लगीं। सफेद वस्त्र पहने थीं, मानो मृत्यु दुल्हन बन गई हो। उनके कदम भारी थे, लेकिन चेहरे पर अपार शांति और साहस था। कहा जाता है कि जब पहली औरत ने अग्निकुंड में छलांग लगाई तो चारों ओर भयानक गर्जना गूंजी। ज्वालाओं के बीच से अजीब सी करुण चीखें उठीं, मानो आत्माएं मुक्त होकर बाहर निकल रही हों। धीरे धीरे हजारों स्त्रियां अग्निकुंड में कूद गईं। पूरा चित्तौड़ जलती लपटों और चीखों से भर गया। किले की दीवारें उस रात इतनी गर्म हो गईं कि सैनिकों ने महसूस किया कि वे खून से लाल हो उठी। भटकती आत्माएं कहते हैं कि जौहर के बाद भी उन स्त्रियों की आत्माएं शांति नहीं पा सकीं। आज भी जब रात गहरी होती है तो जौहर कुंड के पास से औरतों के रोने की आवाजें आती है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने सफेद साड़ी पहने औरतों को अग्निकुंड की तरफ जाते हुए देखा है और अचानक वे गायब हो जाती हैं। रात के चौकीदार बताते हैं कि कभी-कभी कुंड से धुआं। युद्ध का अंत जौहर के बाद पुरुषों ने साका किया। वे केसर का तिलक लगाकर, सिर पर भगवा बांधकर मृत्यु को गले लगाने युद्धभूमि में उतर गए। हर योद्धा जानता था कि अब उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन उसने तलवार उठाई और खिलजी की सेना पर टूट पड़ा। इतिहास गवाह है कि उस दिन चित्तौड़ की धरती रक्त से लाल हो गई, लेकिन कोई भी योद्धा जीवित वापस नहीं आया। आज का भयावह चित्तौड़ आज भी जब कोई रात में किले के सुनसान हिस्सों में जाता है तो वहां अजीब सी ठंडी हवा, करुण चीखें और पायलों की झंकार सुनाई देती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि किले के कई हिस्से भूतिया हैं, विशेषकर पद्मिनी का महल, रावा कुंभा महल के तहखाने और जौहर कुंड। ये स्थान आज भी लोगों को भयभीत कर देते हैं। कहते हैं कि यदि कोई अकेला वहां देर रात रुक जाए तो उसे सफेद साड़ी में औरतें दिखाई देती है, कभी मुस्कुराती हुई, कभी रोती हुई और कभी अग्नि में समाती हुई।